हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 7 अक्टूबर 2022 एंड नाउ वी आर ये एरा जो है थोड़ा सा कुछ दिन वी आर रीडिंग अबाउट द नोबेल प्राइज़। हमने नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिजिक्स के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। नाउ इट इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर एंड सून वी विल ऑल्सो रीड अबाउट नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स एंड देन नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक साइंस। तो ये जो नोबेल प्राइज़ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। वंस दिस फाइनलाइजेस सो अगेन आगे के एडिटोरियल में एक साथ मैं सारा करा दूंगा अबाउट दी नोबेल प्राइज़। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इस वक्त के लिए जो अवार्ड्स हैं तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। तो लिटरेचर का इंडिया के साथ भी एक कनेक्शन है। जो फर्स्ट एशियन थे टू गेट द नोबेल प्राइज़ एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन ही वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर इन लिटरेचर ओनली, दिस सेक्शन ओनली फॉर हिज बुक। ओके, गीतांजलि। ठीक है ना, गीतांजलि के लिए उनको प्राइज़ मिला था नोबेल प्राइज़ 1913 में। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन को मिलता है 1930 फिजिक्स में। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स अबाउट दी नोबेल प्राइज़। नाउ अबाउट गांधी जी। तो गांधी जी का जो है नॉमिनेशन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए 5 बार हुआ है और उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस नहीं मिला है। ओके, सो नाउ ओवर हियर इट इज़ आवर लिटरेचर। सो एनी एर्नॉक्स who is from France, she has got literature Nobel or Nobel Prize for literature. So she is 82 years and she has been honored for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory. ठीक है, सो यहाँ पे नाम important है, फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स। सो दिस she has been awarded this award for her simple novels drawing on personal experience of class and gender. Next is about World Bank pairs India's financial year 2022-23 growth projection to 6.5%. पहली बात तो जब ऐसे नंबर्स लिख के आए तो इसका मतलब समझ लो कि whenever we are writing FY23 it means we are talking about the financial year 2022-23. It means that the financial year which started on 1st April 2022 and which will end on 31st March 2023. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ दिन पहले हमने फिच की रेटिंग पढ़ी थी, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था कि दे ऑल आर लोअरिंग द ग्रोथ rate of India, GDP growth rate of India because of persistent high inflation, then weak export demand of Indian merchandise export, then because of Russia-Ukraine crisis. उसके बाद कल हमने एक न्यूज़ पढ़ा था which was very important जो मैं आपका रिवाइज करना चाहता हूँ about OPEC। तो OPEC का हमने कल एक न्यूज़ पढ़ा था, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। OPEC प्लस जो एक बॉडी है 23 कंट्रीज़ की which includes 13 members of OPEC and 10 members, okay, who are other than OPEC, collectively called as OPEC plus। इसमें रशिया 13 OPEC के members led by Saudi Arabia, फिर रशिया, मेक्सिको, अजरबैजान, all these countries come in that. So they have decided to cut the oil production by $2 million per barrel। ये हमने न्यूज़ किया था that they have decided to cut the crude oil production every day by $2 billion बैरल पर डे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ऑयल के ऊपर, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो उससे क्या हो जाएगा कि वंस अगेन देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फाइन, सो द वर्ल्ड बैंक इट हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर टू 6.5%। पहले इसने बजट कितना किया था 7.5%। नाउ इट हैज़ बिन लोअर टू 6.5%। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप टू 7% इन नेक्स्ट फिजिकल ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इट वाज द पार्ट ऑफ द साउथ एशियाज इकोनॉमिक फोकस
कोपिंग विथ शॉक्स, माइग्रेशन एंड द रोड टू रेजिलियंस। इसमें वर्ल्ड बैंक IMF का एनुअल मीटिंग होने वाला है, उसके पहले ये रिपोर्ट किया गया है। नाउ दे आर हाईलाइटिंग दैट श्रीलंका's इकोनॉमिक क्राइसिस, the devastating flood in Pakistan, recovery from the pandemic impacted by the war in Ukraine, and recovery in the region, it will be uneven. This is challenge for South Asia. And the next is United Nations Human Rights Council, which is a body in Geneva. यहाँ पे हम इसको फॉलो भी करेंगे पेज नंबर 14 पे। यहाँ पे US और उसके allies they had presented the first draft in the United Nations Human Rights Council targeting China for its abuses in Xinjiang region। ठीक है ना, तो Xinjiang region में जो है it is a region in China, नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो चाइना के ऊपर ये बहुत सारे abuses करने के एलिगेशंस हैं, एंड स्पेशली अबाउट दी उइघुर्स एंड अदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जिनजियांग प्रोविंस के बारे में कि जिनजियांग प्रोविंस में कौन से माइनॉरिटीज़ रहते हैं, एंड इट इज़ उइघुर मुस्लिम्स। तो इनके खिलाफ चाइना के ऊपर एलिगेशन है दैट इट कमिट्स अब्यूजेस एंड एक्सट्रीमिटीज़ अगेंस्ट दिस माइनॉरिटीज़। फाइन, तो ये डिबेट होना था, और इसमें क्या हुआ कि 54 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, मेजॉरिटी ऑफ देम वोटेड इन द फेवर ऑफ रिजेक्शन ऑफ दिस डिबेट। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। फाइन, अब हम कुछ करते हैं। एक बहुत ही ये न्यूज़ हमने पहले ही किया था, ठीक है ना, अब फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट हानले इन लद्दाख। ओके, तो रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई जोन has been declared in Hanle in Ladakh, ठीक है ना। So India will have its first dark sky reserve in Hanle, located about 250 km from Leh. Okay, so this initiative, it was mooted by Department of Science and Technology, Ladakh Autonomous Hill Development Council, and Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, and it is expected to give a boost to astro tourism. अब ये जो है डेजिग्नेटेड डार्क स्काई रीजन्स, ओके, ये जो है दे आर डिक्लेयर्ड और दे आर डेवलप्ड बाय टूरिज्म बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्रोनॉमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़। अब ये दे आर यूज्ड फॉर स्टार गेजिंग विच रिक्वायर्स रिमोट लोकेशंस स्पेशली एट नाइट, ओके, एंड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है। The International Dark Sky Association in the US has so far certified 200 dark sky stations as part of its International Dark Sky Places program. Okay, so this is very important. Now this places, इनको certification क्या मिलता है? That is International Dark Sky Sanctuaries, Reserves, Communities और Parks. The next is GK question. The 200th place to be certified in September 2022 was Merritt Reservoir State Recreation Area in Nebraska in USA. चलिए, now let's see one GK one-liner. तो यहाँ पे if you will just see कि एक ऑपरेशन चक्रा है CBI का, ठीक है ना। So CBI जो ऑपरेशन चक्रा है यहाँ CBI it conducts the operation in coordination with state police, Interpol and agencies of other countries to dismantle cybercrime gangs who are operating in India. So out of the 26 arrested, recent arrest जो हुआ है 16 were arrested by Karnataka police and 7 by Delhi police. The next is it time for gig economy? So here we are talking about moonlighting. अब ये moonlighting पहले तो ये टर्म समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसके हाईलाइट्स आपको करा दूंगा। तो मून लाइटिंग क्या है? मून लाइटिंग का मतलब है कि समझो कि वेयर एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर रेम्यूनरेशन विद एंटिटीज़ अदर देन देयर एम्प्लॉयर्स। मतलब कि सपोज देयर इज़ अ पर्सन एक्स हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एट अ कंपनी सी, ठीक है। अब उसका कंपनी का जो टाइम है सपोज इट इज़ फ्रॉम 10 to 5, ओके। सो विद 10 to 5 वो इस कंपनी के लिए काम करेगा, बट 5 PM के बाद he will be working for some other company, that is called as moonlighting. So moonlighting का मतलब हो गया कि शाम का वक्त किसी और कंपनी के लिए। फाइन, अब इंडिया की हम बात करें तो it is not defined in any of the statutes in India, but there are enactments that deal with double employment. So अगर हम यहाँ पे एक करके देखें
तो जुलाई में कोटक सिक्योरिटीज हैज सेड दैट 60% ऑफ 400 एम्प्लॉयज सर्विड सेड दे देमसेल्व्स हैड और न्यू समवन हु हैड एंगेज्ड इन मून लाइटिंग। तो विप्रो का जो है, देखिए विप्रो के चेयरमैन जो हैं ऋषभ प्रेमजी, ही हैज सेड दैट दिस इज चीटिंग प्लेन एंड सिंपल एंड ही हैज सेड 300 एम्प्लॉयज। उसके बाद इंफोसिस ने भी अपने स्टाफ को वार्न किया है। बट एक फर्म है DXC टेक्नोलॉजी, ओके, इट हैज सेड दैट मून लाइटिंग बाय एम्प्लॉयज इज अ चैलेंज फॉर एम्प्लॉयर्स बट दैट वुडंट अफेक्ट इट्स वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। उसके बाद स्विगी ने तो अनाउंस ही कर दिया है मून लाइटिंग पॉलिसी दैट अलाउज एम्प्लॉयज टू परस्यू देयर पैशन फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलॉन्ग साइड देयर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि क्या मून लाइटिंग डिफाइन है कहीं पे, so section 60 of the Factories Act, it deals with restriction on double employment. Fine. Section 60, it says that no adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory save in such circumstances as may be prescribed. ठीक, तो अगर कोई वर्कर है वो किसी दिन किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो सेम डे वो किसी और फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। बट दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु का एक है तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947, फाइन, इट डील्स विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, शॉप्स एक्सेट्रा, बट देयर इज नो प्रोविजन डीलिंग विद डुअल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस लेबर कोर्ट मेरठ एंड अदर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट एम्प्लॉयर हैज़ हार्डली एनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ही इज़ नॉट द कस्टोडियन ऑफ जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नॉर ही इज़ द गुरु और मेंटर ऑफ हिज वर्कमैन फॉर द वेल रेगुलेटेड कल्चरल एडवांसमेंट। इफ द पावर टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द वर्कमैन आउटसाइड द ड्यूटी आवर्स and at any place wherever they may be, okay, was conferred upon the employer। की मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉयर ने डेजिग्नेट किया है द वर्क प्लेस, और सेकेंड थिंग जो टाइम डेजिग्नेट किया है उसके बाहर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के एक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विल reduce टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्लेवरी, fine. But this case it was not specifically about the moonlighting, but the court's observation gives an idea as how the law may view such cases, okay। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया में जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है who are dealing with the employment, they are writ courts and labor courts, and these courts they exercise jurisdiction based on equity or fairness, fine। अब here what can happen that they may lean in favor of the employee unless the contravention of the employee has led to serious prejudice or loss to the employer. The next is the Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar, has said that employees should not suppress employees who want to monetize, develop and demonstrate, but he has urged employees not to violate their agreements also. उसके बाद पॉल एस्टेज हैं, उन्होंने एक बुक लिखा गिग माइंडसेट। उन्होंने कहा कि आजकल जो गिग इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, गिग इकोनॉमी स्ट्रेटेजी वो हर कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ एनी कंट्री और एनी एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग गिग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, सो दे आर मिसिंग द very important thing which can be compared to missing the internet revolution in 1990 or mobile revolution in 2010. The next is the Indian made LCH light combat helicopter Prachand and its significance। तो हमने ये रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत डिटेल में किया था कि इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर सकता है बहुत ज़्यादा हाइट से, that can take off at an altitude of 5000 meter, and it is also capable of firing a range of air to ground and air to air missile। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया है और इसके लिए एक नया स्क्वाड्रन क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड एज 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष। इसमें 4 LCH अभी इंडक्ट किए गए हैं, ठीक है, और इरादा है कि एयरफोर्स के पास ये 65 दिए जाएंगे और 95 आर्मी को दिए जाएंगे। आर्मी ने भी इसको रिसेंटली इंडक्ट किया बेंगलोर में, ठीक है, सितंबर में ही, फाइन। अब यहाँ पे जो LCH है इसको हॉल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले इसने 4 प्रोटोटाइप बनाए, फ्लाइट टेस्ट किया,
एंड नाउ दे आर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इसका नाम रखा गया है, इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम क्या रखा है, प्रचंड, और इसको इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पे इंडक्ट किया, धनुष यूनिट में, दैट इज जोधपुर एयरबेस इन राजस्थान। फाइन। उसके बाद इसकी जो खास बात है वो यही है कि ये वर्ल्ड का इकलौता हेलीकॉप्टर है विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ी, कारगिल वॉर के टाइम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, व्हेन वी फाउंड दैट जो हेलीकॉप्टर उस वक्त के थे दे वर नॉट एबल टू स्ट्राइक विद प्रेसिशन ड्यूरिंग द वॉर। उसके बाद if you will just see that it is powered by 2 Shakti engines and it is a collaborative effort of Hindustan Aeronautics Limited and Safran Company of France। इसका 5.8 टन वेट है। इट इज़ कम्बैट हेलीकॉप्टर विद ग्राउंड पोटेंट ग्राउंड अटैक एंड एरियल कम्बैट कैपेबिलिटी। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 288 किलोमीटर पर आवर और इसका कम्बैट रेडियस है 500 किलोमीटर। ओके, एंड इट इज़ वेरी आइडियल टू ऑपरेट इन सियाचिन। ओके, उसके बाद it has stealth features which can not be easily detected by radar, okay, and its crash worthy feature is quite improved, okay, and it has night attack capability। okay, now इसका requirement देखिए कहाँ पे इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एयर डिफेंस, एंटी टैंक रोल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, काउंटर इंसर्जेंसी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। then they can be also be used for bunker busting operations, counter insurgency in jungle and urban areas, and support for ground forces। now the next is UK Home Secretary links FTA to concerns over immigration। तो हमने एक न्यूज़ बहुत पहले महीनों पहले पढ़ा था, इंडिया यूके रोड मैप 2030, ठीक है ना। इस रोड मैप के अंदर एक ये भी था, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, बिटवीन इंडिया एंड यूके। अब इन इंडिया एंड यूके, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम आया है क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ चेंज। तो 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इमिग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इसमें है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए दैट द कमेंट हैज़ बीन मेड बाय होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन सुएला ब्रेवरमैन, who has said that it should not be something like it leads to increased immigration to the United Kingdom because it goes against the spirit of BRICS, ठीक है, sorry Brexit। so, fine। The next is appointment। this is very important। recently Popular Front of India was declared as unlawful association under UAPA Act, okay। तो यहाँ पे नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर UAPA रिलेटेड टू पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए, ये बैनिंग कब किस में होता है, सेक्शन 3 में होता है। जो सेक्शन 3 ऑफ UAPA है, ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बैन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक ट्राइब्यूनल बैठाया जाता है टू एजुकेट वेदर देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द डिसीजन। चलिए, अब ये एक इशू है कि एक कफ सिरप है इंडिया से, ठीक है ना, उसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोक लगाया है क्योंकि गाम्बिया में ठीक है कुछ डेथ हुआ है और यहाँ पे WHO ने कहा है कि दैट दे मे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एल्सवेयर थ्रू इनफॉर्मल मार्केट्स। तो कुछ ड्रग्स के ऊपर बैन लगा है। जो ड्रग है, जो कफ सिरप है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फैक्ट्री इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सो अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ वार्निंग इशू किया है, बट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव फाउंड दैट द 4 कप सिरप्स व्हिच इज मेड बाय दिस कंपनी which is supposed to have caused the death of children in Gambia, they were exported only to West African nation। गाम्बिया में एक्सपोर्ट नहीं किए गए थे, वेस्ट अफ्रीकन नेशन में एक्सपोर्ट किए गए थे। हो सकता है वहाँ से इलीगल मार्केट के थ्रू वो गाम्बिया में गए होंगे। ये जो हम ड्रग की बात कर रहे हैं, सो दे आर लाइक प्रोमेथाइजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्सनेलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप, मार्ग्रिप कोल्ड सिरप। The next is can read talk Vyomitra skills get a lift off with digital grey matter। So here we are talking about Vyomitra, which is female humanoid robot, and now she is going to be the part of unmanned mission of Gaganyaan।
ठीक है। सो शी इज़ गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है उसके पहले हम अनमैन्ड मिशन करेंगे जिसमें हम व्योममित्रा को भेजेंगे फॉर टेस्टिंग द critical parameters of this mission. Now this has been developed by ISRO का inertial system unit है IISU, which okay, so they have successfully integrated with the computer brain which enables it to read control panels aboard the unmanned test flights and communicate with ISRO ground stations. Fine. एक इम्पॉर्टेंट चीज व्योममित्रा के बारे में, दैट इज चीज अ हाफ ह्यूमनॉइड लैकिंग लोअर लिम्स। The next is again about the United Nations Human Rights Council. So India abstains on Sri Lanka vote at United Nations Human Rights Council. So यहाँ पे देखिए इंडिया जो है इट हैज़ एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन रिजोल्यूशन ऑन श्रीलंका एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अभी जो श्रीलंका का न्यूज़ है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद इकोनॉमिक क्राइसिस, इट इज़ रिलेटेड विद तमिल इशूज़, ठीक है ना। जो तमिल इशूज़ जो वहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड है ये। तो इंडिया ने ये कहा है कि दैट श्रीलंका's प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग कमिटमेंट्स ऑन 13 अमेंडमेंट, मीनिंगफुल डिवोल्यूशन एंड अर्ली प्रोविंशियल इलेक्शंस रिमेन्स इनएडिक्वेट। जो 13th अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th अमेंडमेंट जो है इट इज़ लाइक एस्टेब्लिशिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन श्रीलंका स्पेशली इन तमिल एरियाज एंड होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। तो ये अमेंडमेंट हुआ था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसके ऊपर जो इंडिया का जो श्रीलंका का प्रोग्रेस है वो काफ़ी कम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द UN, ठीक है ना, मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव to this thing United Nations Human Rights Council, Indramani Pandey, he has said that achieving prosperity for all Sri Lankans and realizing the legitimate aspirations of Tamils of Sri Lanka for prosperity, dignity and peace are two sides of the same coin. So here they are discussing about the Tamil issue. Now once again one liner. So a 34-year-old Ibrahim Traore, okay, who was an unknown even in his native Burkina Faso, but now he has, because of the coup in Burkina Faso, now he has become the world's youngest leader. Now from editorial, the important point is no longer bizarre. So we are talking about Nobel Prize for Physics. यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एंटेंगल स्टेट, ठीक है। तो जो नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स है ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड दिया गया है एंड देयर डिस्कवरी ऑफ दिस साइंटिस्ट हैज़ वेरी इमेंस एप्लीकेशन इन क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम नेटवर्क्स। अभी जो प्राइज़ दिया गया है इट हैज़ बीन गिवन टू एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटोन जिलिंगर for their experimental work on entangled photons which establishes the violation of Bell inequalities. अभी Bell inequalities हम पढ़ेंगे, पर पहले हम entangled state पढ़ लेते हैं। entangled state का क्या मतलब होता है, that one particle affects the other immediately irrespective of the distance, that is called as entangled state, कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फाइन। नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ entangled state जो है पूरा फंडा, now this is going to be a very revolutionary in developing quantum computing, cryptography etc. now अगर हम देखेंगे थोड़ा आगे चलते हैं। जॉन स्टीवर्ट बेल in 1964 he came up with a mathematical way of testing whether quantum mechanics was compatible with local hidden variable theory. उसके बाद he developed the inequality which is called as Bell inequality. but यहाँ पे जो जॉन क्लाउजर और एलन एक्सपेक्ट हैं उनको नोबल इसलिए दिया गया है दैट दे हैव एक्सपेरिमेंटली शोन द वायलेशन ऑफ बेल्स इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सो दिस सेज दैट देयर इज एंटेंगलमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड देयर आर नो लोकल हिडन वेरिएबल्स व्हिच डिक्टेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। उसके बाद जो एंटोन जिलेंगर हैं ही हैज चैलेंज द क्वांटम टेलीपोरेशन। ओके, सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट that physical particles are not teleported. However, information about the quantum state is moved through a distance, which is going to have a very good impact in communication and cryptography. Now,
We have an editorial about strengthening the CSR framework, which is a profitable idea. So there is section 135 of the Companies Act 2013, which mandates that 2% of the profit should be spent in corporate social responsibility. अगर हम देखेंगे डेटा मिनिस्ट्री का भी, तो it says that the CSR spending in India has increased. अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम क्या है, जोग्राफिकल बेस. सेकंड क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होता. तीसरा क्या है, अकाउंटिंग का. ये 3 चैलेंज है. उसके बाद उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला चैलेंज देखते हैं. सेक्शन 135(5) ऑफ द एक्ट, इट सेज दैट कंपनी शुड गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरियाज अराउंड विच इट ऑपरेट्स. ठीक, वेरी गुड. बट अगर हम देखेंगे कि दैट 54% ऑफ CSR कंपनीज दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात. बट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज. तो इससे क्या होता है कि जो CSR स्पेंडिंग है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस स्टेट्स एंड उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश दे लैग बिहाइंड. सेकंड है कि जो CSR स्पेंडिंग है वो एजुकेशन पे 37% है, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे 29% है और इन्वायरमेंट पे 9% है. ठीक, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. उसके बाद अकाउंटिंग में अगर हम देखेंगे, अ मेजर इशू इज़ विद फोकस ऑन आउटपुट rather than क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस है उसने भी ऑब्जर्व किया है दैट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CSR स्पेंडिंग बाय कंपनीज इनसफिशिएंट एंड डिफिकल्ट टू एक्सेस. उसके बाद CSR के स्पेंडिंग्स में काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं लाइक CSR स्पेंड्स, नॉन स्पेंड, अंडर स्पेंड एंड ओवर स्पेंड. दे आर इंक्लूडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स. ओके. उसके बाद जो ऑडिटर है इट कैन इन्वेस्टिगेट ओनली द डिटेल्स ऑफ स्पेंडिंग एंड एट मोस्ट कैन क्वेश्चन द बोर्ड अबाउट इट ऑथेंटिसिटी. मतलब स्पेंडिंग हुआ कि नहीं, येस और नो ये बताओ, बट स्पेंडिंग का आउटपुट क्या रहा, इम्पैक्ट क्या रहा, क्वालिटी क्या रहा, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता ऑडिटर. तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे हर स्टेट का एक लिस्ट होना चाहिए कि CSR एडमिसिबल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से हैं जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर सकती हैं. पहला ये होना चाहिए. उसके बाद सेकंड जो हमने डिस्कस किया कि इट नीड्स टू प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन इन द एरिया वेयर दे ऑपरेट. एटलीस्ट 25% ऑफ द फंड शुड गो फॉर एनवायरनमेंट रीजनरेशन. उसके बाद जो CSR प्रोजेक्ट्स है ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी अकेले डिसाइड कर ले. देयर शुड बी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस थे हाई लेवल कमेटी के 2018 में, उसको भी इसका पार्ट बनाना चाहिए to improve the existing monitoring and evaluation regime, जैसे strengthening of reporting mechanisms, disclosures, okay, of disclosures about that how the project has been selected, their locations, implementing agencies, and bringing CSR within the purview of statutory financial audits. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.